हेलो नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसा आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो बच्चे जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएं और सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप में जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी क्या क्या स्टोरी है, दोस्तों को भी बताएं कि कहीं आपको एक डाउट, कन्फ्यूजन, टेंशन कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको अनुपमा मैम पढ़ाने वाली जबरदस्त तरीके से, जहां पे मैं आपको इतनी जबरदस्त पढ़ाऊंगी, कोई डाउट, टेंशन, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं आने वाला है। सारे दोस्तों को शेयर कर दें, फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी जुड़े बच्चे, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। चलिए फिर स्वागत करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी जुड़े, जल्दी जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से बच्चों को बहुत सारा दुलार और आशीर्वाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, चमचमाते रहें। जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं बच्चों, वो मुकाम मिले। मेरे बच्चों को मुकाम से एकदम लपक लो। अब बोर्ड के एग्जाम में सारी चीजें आपको यहीं से मिलने वाली। तो एक एक जो टॉपिक है ना, पॉइंट का, चाहे बहुविकल्पी चाहे ये हो, आप इसको अपने हाथ से नोट्स बनाएं, लिखें, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है? तो कॉपी पेन उठाएं, नोट्स बनाते जाए और एक भी चीज आपको मिस नहीं करना, एकदम अंत तक बने रहना। सारी डाउट, टेंशन सब कुछ एकदम निकालने वाली। दूसरी चीज बच्चे, एक ही लेक्चर में, एक ही शॉर्ट में सारी चीजें खत्म करने वाली हूँ। तो जल्दी आप सेशन को लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलें, अब आपके दिमाग में सबसे पहले पूछेगा कि राष्ट्र क्या होता है या राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, जैसे चैप्टर का नाम है ना, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में भी। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम करना। देश पहले, राजा तो आते जाते हैं, नेता पवेता तो आते जाते हैं। मैं नेता पवेता की बातें नहीं सुननी है, सबसे पहले देश पहले है, ठीक है? तो यह है कहानी, यानी अपनत्व, अपनापन। तो बेटा सबसे पहले हमारे राष्ट्र के बारे में है, राष्ट्र के बारे में अर्नेस्ट रेनन जी हैं। इनके अनुसार ये कहते क्या है कि भैया समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं और एक लंबे प्रयास, त्याग की और निष्ठा का चरम बिंदु होता है क्या, राष्ट्र। तो जब आपसे राष्ट्रवाद के बारे में पूछेगा तो आप ये लिखना कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना हो, अपनापन लगता है, देश से प्रेम करो, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। ये लिखना, और इसमें थोड़ा सा आपको ब्लैक पेन लिखना और ये ब्लू पेन से लिखना, 4 चंद लग जाने वाला है। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप बोर्ड के एग्जाम में लिखना, बट इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना, क्योंकि इससे एग्जाम में आपसे फंसने वाला है। पूछेगा आपसे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि नेपोलियन भैया कौन थे। तो नेपोलियन के जन्म 15 अगस्त, जब हमारा भारत आजाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 में। तो 15 अगस्त को 1769 में, डेट वही है लेकिन सन अलग है। तो 1769 को उनका जन्म हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे के पूरे यूरोप में इतिहास का प्रभाव डाल दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैम यूरोप में क्यों, कोई और मतलब महाद्वीप में, महासागर में क्यों नहीं, यूरोप में क्यों, ऐसा क्यों? तो क्यों बच्चा? क्योंकि फ्रांस है, इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, वियना, ये सारी चीजें, रसिया, उसे सारी चीजें कहाँ आती हैं? आपके यूरोप में आती हैं। भारत लेकिन कहाँ आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भारत आपके किस महाद्वीप में आता है, ठीक है? तो यूरोप में आता है आपके फ्रांस। तो फ्रांस में ही पूरा रायता फैलता, पूरी लड़ाई झगड़ा दंगा कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। कब? 1789 में। इसीलिए यूरोप की बात करता है, क्योंकि यूरोप में क्या है? फ्रांस है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि अपनी योग्यता के बल पर 24 साल की आयु में ये सेनापति बन गया और अपने कई युद्धों में फ्रांसीसी नेता को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कराई। भाई जैसे कि आप एग्जाम में जब आप टॉप करोगे तो दुनिया के लोग, आसपास के लोग, मैं खुद आपसे प्यार करूंगी, मेरा बच्चा टॉप किया है। और तुमसे जलने वाले लोग ने, जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाना है। जब टॉप करोगे ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सम्मान करेंगे। तो वैसे था, नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ गई और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीरे से चुपके से फ्रांस का शासक बन गया। जैसे आप जब टॉपर बनोगे ना भाई, कभी पीछे पलट के मत देखना कि लोग मेरे बारे में क्या करें, बुराई कर रहे, क्या करें, छोड़ो। टॉपर आप जब बन जाओगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। हमेशा आपका टारगेट बेटा इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे आपको ज्यादा ही लाना है, कम नहीं लेना बेटा, ठीक है? ये आप मुझसे वादा करो। मैं अनुपमा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको टॉपर बना के छोड़ूँ। ये मेरा वादा, मुझे अपने ऊपर भरोसा। बस क्या है, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण,
क्या कर रहा है बच्चा, पहले तो निरंकुश शासन व्यवस्था, वहां पर क्या होता है, निरंकुश का मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। वहां पर था क्या, लुई 16वां भाई साहब इतने बेकार इंसान थे कि इनके यहाँ पे कोई गरीब है, खाने के लिए रोटी वोटी मिल रही कि नहीं मिल रही, इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या करता है, फ्रांस में 3 तरह के वर्ग के लोग होते हैं। फर्स्ट में आते हैं आपके पोप लोग, पादरी लोग जो चर्च में रहते थे। दूसरे वर्ग में आते हैं जिनके पास जमीन है, मतलब जमींदार लोग, जमींदार लोग जो होते हैं, या तो कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन मतलब पैसे रुपए धनी व्यक्ति जिनके पास पैसा वैसा है। और तीसरे वर्ग में आते भैया हम जैसे गरीब लोग, क्या गरीब लोग, जैसे कि मैं आपकी नुप्पा मैम, ठीक है। तो क्या था, ये राजा कहता था भैया इन दोनों से नहीं, इनसे टैक्स वसूलो। साले ये लोग भी टैक्स वसूलते थे, टैक्स मतलब कर। अगर तुम दिन भर में ई रिक्शा चला रहे हो, मान लो 100 रुपए कमा रहे हो, तो ये कहेंगे भैया तुम 100 रुपए कमाओ, लाओ 10 रुपये उसमें से हमको दे दो, ठीक है। लेकिन ये कहता है भाई लाओ थर्ड स्टेट लोगों का टैक्स बढ़ा दें क्या, कर बढ़ा दें क्या। इनका भैया इसे गरीब ही दोनों चूसे पड़े हैं, ये और कह रहा चूस ले, टैक्स ले ले क्या और कर ले ले क्या। जहां 100 रुपए कमाता था 10 रुपए लेते थे, अब हम लेंगे कितना, 40 रुपए टैक्स ले ले। एग्जाम्पल बता रही हूं। सोचता है कि भाई हमारे महल का खजाना हो जाना कम हो रहा, हमारी जो बेगम, हमारी जो पत्नी है, लाली लिपस्टिक में श्रृंगार में कुछ कमी ना आ जाए, ला भैया थर्ड स्टेट का टैक्स बढ़ा दें। ऐसा निरंकुश शासक था ये राजा लुई 16। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ, ये लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, टैक्स बढ़ा रहा, मैं ऐसा राजा, नालायक राजा नहीं चाहिए। हो जाता है क्या, क्रांति, ये सिस्टम। उदारवादी विचार का प्रसार। उदारवादी का मतलब होता है भाई धीरे धीरे क्या होता है, अंदर से मन में प्रेम आता है कि चलो वो गरीब है, लाओ थोड़ा सा उसको खाने के लिए दे दें, लाओ दे देते, अंदर से उदारवादी टाइप का, अच्छे मन से हम किसी की हेल्प कर दें, उनको बहुत खुशी मिलती है, उदार टाइप का। लो भैया तुम 1 करोड़ रुपए ले लो, बहुत उदार दिल के 2 करोड़ ले लो, ये सब भावना आने लगती है। विचारों का प्रसार, समझ में आया, दिल का बड़ा होना, धनी व्यक्ति होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, कहते हैं भैया मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, हम स्वतंत्र, सब बराबर, कोई पोप कोई जमींदार ऐसा वैसा नहीं, सब बराबर, कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, सब बराबर, उधर उधर के तो ठुमक देंगे तुमको। बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, मतलब कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग का मतलब तो द्वितीय वर्ग, ये देखो बीच में आता है इसलिए मध्यम वर्ग है। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की मतलब भूमिका होती है जो राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनता है। यही लोग कहते हैं भैया पहले देश से प्यार करो, राजा पाजा नेता पवेता से बिल्कुल मत करो, देश पहले राजा भाजा आते रहते हैं। तो ये किसका मतलब भूमिका है, आपके द्वितीय वर्ग के लोगों का, जमींदार में जो बेचारे गरीब लोग आते, पढ़े लिखे लोग आते, उनकी। ठीक है, समझ में आया, मजा आया। बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब कर दो भाई। बताओ अनुपमा मैम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में आपके अनुपमा मैम सस्ती पढ़ा रही, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ नहीं आने वाला। चलो अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो किसी भी राष्ट्र में निर्माण के लिए सामूहिक पहचान होना चाहिए। भैया तुम कौन से वर्ग के हो, लड़की हो लड़का क्या पहनता, दुनिया भर का सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान होना जरूरी था। ये निर्माण हुआ है। और यूरोप में अलग अलग समाज था। कहता भैया यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ये था अभी कहाँ, आपके हैब्सबर्ग में। लेकिन कहते हैं भैया सामूहिक पहचान होना चाहिए, सब एक जैसे होना चाहिए, सांस्कृतिक परंपरा आदि का सबका एक समान होना जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आता है बेटा कि यूरोपीय समाज में 19वीं शताब्दी के पहले क्या था कि यूरोपीय समाज असमान रूप से 2 भागों में बटा था। पहला उच्च वर्ग से, भाई जिसमें कुलीन लोग, पैसे वाले लोग आते थे, और हमारे राजा पाजा मतलब पैसे वाले लोग आते थे। और इसके बाद आता है निम्न वर्ग में। निम्न में आते हैं आपके कृषक यानी किसान भाई साहब लोग आते हैं, जैसे गरीब लोग, चाहे केवल किसान ही नहीं, हम लोग भी, रिक्शा वाले, मोची वाले, जो गरीब लोग आते ये। कुलीन का मतलब होता है धनी व्यक्ति, मतलब पैसा वाला पार्टी, भाई पैसे वाला पार्टी, ये था। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, भैया इसमें क्या होता था, कम जनसंख्या, उच्च वर्ग में या कुलीन वर्ग में भैया कम जनसंख्या लोग रहते थे,
कम लोग थे। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने का काम करते थे कि भैया हम ऊंची जाति के, खूब पैसा रुपया है, अपना दबदबा बनाते थे। तो अपना वर्चस्व मतलब अपना दबदबा बनाते थे किसके सामने? गरीबों के सामने। लेकिन जनसंख्या में कम थे। और गरीब कौन थे? ज्यादा जनसंख्या में थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक हुआ करते थे और सभी अधिकार इनको दिया जाता था। किसको? जो पैसे वाले लोग थे। ये सारी कहानी लिखनी है, ठीक है? मजा आ रहा है? अब आता निम्न कृषक वर्ग में क्या होता था भाई? अधिक जनसंख्या, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भरा था गरीबों में। और क्या है? थोड़ा निम्न वर्ग थे, गरीब लोगों के थे। इनके पास मीनहीन यानी ना तो जमीन था ना तो किराए पर रहते थे, बेचारे रोडे पर रह लेते। कहाँ रहे? किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। गरीब हो क्या अधिकार दे? ये हाल था। यूरोपियन समान असमान रूप से विभाजित था। बिल्कुल 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ जाता है, नया मध्यम वर्ग। अब देखते हैं अब नया मध्यम वर्ग में क्या आता है बच्चे कि आपके शिक्षक मतलब टीचर, बड़े बड़े उद्योगपति भाई, व्यापारी आदि और पढ़े लिखे लोग होने से उन्होंने समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की बात किया। नया वर्ग आता है, यही लोग बोलते हैं समान कानून हो और क्या उदारवादी की भावना हो। पढ़े लिखे लोग, यही लोग जो पढ़े लिखे लोग होते, बिजनेसमैन वाले होते, यही तो अच्छे बारे में सोचते हैं। चलो अब आता है 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति। भैया काहे रायता फैला, काहे कानून इतना ये सब हो गया? तो भैया 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है। मतलब सबसे पहले फ्रांस में क्रांति कब होता है? आपके 1789 में। तभी रायता फैलता है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया। राजतंत्र मतलब होता है राजा का शासन। राजा का शासन यानी अब कोई राजा पाजा नहीं होगा, बाढ़ में जाओ राजा होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन होगा भाई, राजतंत्र का नहीं होगा। तो क्या है? राजतंत्र का समाप्त होना। प्रभुत्व, क्या प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी दी गई। प्रभुसत्ता मतलब पूरा नियम कानून, बागडोर, राजा की बागडोर किसको दे दिया गया भाई? फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी गई। भैया तुम चलाओगे, राजा पाजा नहीं चलाएगा। कब? 1789 के समय की बात है। तो इस क्रांति के पहले फ्रांस एक ऐसा राजा था जिसका संपूर्ण भूभाग एक निरंकुश राज शासन का ही था। सब कुछ कौन चलाता था? लुई 16, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में रायता फैलता है, मतलब नियम कानून आते। बस इतना प्यारा सा छोटी सी लाइन लिख लेना। अभी क्या होता? फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने उनकी सामाजिक पहचान या राष्ट्रवाद, पहचान मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है। बाद में नेपोलियन ने फ्रांस प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किए। जब नेपोलियन राजा बनता है फ्रांस का तो क्या करता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब प्रशासनिक मतलब जहाँ पे हम कहें भैया तुमने चोरी की है अब हम तुमको लटका देंगे, हम सीधा तुमको सूली पे लटकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे कौन? नेपोलियन भैया ने कुछ नियम कानून लागू के सुधारे। उन्होंने 1804 में यानी 1789 में क्रांति होता है भाई साहब ने 1804 में नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन की संहिता या तो नेपोलियन कोड, सिविल कोड, तीनों चीज अगर नाम है, नाम खूब घुमाएगा। लेकिन कब आया? 1804 में। और कौन करता है, कौन लागू करता है? हमारे नेपोलियन भैया ने किया। तो ये इन्होंने लागू किया। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत के दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के और करीब जुड़ गए। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, एकदम बेस्ट। या तो अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया, सिविल कोड कब लागू किया, या तो नेपोलियन की कानून, नेपोलियन की संहिता, ये सारी चीजें आएंगी तो कौन है भैया? नेपोलियन भैया ने लागू किया। और तो और ये नियम, इसमें नेपोलियन संहिता में नियम कानून लिखा जो कि फ्रांस में आज भी उस रूल को माना जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आज भी वो चीज चलता है, ठीक है। जैसे हमारा संविधान है ना, बाबा साहब लेके चले गए और आज भी उसको मतलब उसके हिसाब से कुछ गलत नहीं है, वही के हिसाब से सब नियम कानून चलाएंगे। अभी क्या है? सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। क्या हुआ था वहां पर? प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना जाता था, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। एक क्या स्टेट जनरल चुना जाता था। फ्रेंच भाषा, क्योंकि फ्रांस में क्या भाषा यूज करेगा? फ्रांस में तो फ्रेंच भाषा यूज करेंगे ना, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। लो भैया, अब एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें सबका समान कानून का अनुभव हो। ये हो गया प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब तुमने चोरी किया, आ भैया हम बता, हमने चोरी नहीं किया, सामने वाला करे तुम ही चोरी किए हो,
सुनने वाला कोई तो होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने किया, कहीं गलती से बेचारे बेकसूर को हम सूली पर लटका दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दें, फटाक से लाइक कर दिया करो बिना कुछ सोचे समझे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज, कुछ भी ना छोड़ो, हे ग्राम हो ग्राम जो से भी ग्राम में हो सब में भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो। अब क्या है, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा समर्थन के रूप में एक क्लब का गठन किया गया जिसका नाम पड़ गया है जैकोबियन क्लब। तो फ्रांस की आर्मी समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी की भावना विकसित हो। ठीक है, यह है कहानी। अब आपके दिमाग में आएगा जैकोबियन क्लब क्या है, तो बच्चे वहां के जो स्कूल के लोग हैं, कॉलेज के लोग, सब लोगों ने अपना एक क्लब बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। चलो अब आता है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषता। क्या विशेषता है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता भैया संविधान आधारित शासन हो, मतलब राजा तो हो, नियम कानून नेता पवेता सब कुछ हो, लेकिन उसके खोपड़िया पे संविधान हो। बिना संविधान के वो किसी को सजाए मौत नहीं दे सकता, किसी चीज का सजा नहीं दे सकता। कुल मिलाकर उसके खोपड़ी पर संविधान होना चाहिए, मतलब राजा या नेता की पूंछ पकड़ने के लिए संविधान बैठा दिया गया। भैया इससे बाहर नहीं जाओगे, जो इसमें लिखा रहे उसके अकॉर्डिंग अगर गए बाहर तुम लतियाए जाओगे। ये कहानी है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार आते हैं, शाबाश। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लागू किया गया और नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लुई 16 क्या था, क्या कर रहा था ये नालायक कि बाहर से कोई सामान आता तो क्या था, आयात करता था, निर्यात करता था ना, तो टैक्स लगता था, मतलब भेजने में नहीं, कुल मिला के आयात निर्यात में टैक्स लागू कर रखा था। तो यही नेपोलियन भैया ने सिविल कोड में कहा कि कोई भी टैक्स वैक्स नहीं होगा। टैक्स का मतलब अगर तुमने 100 रुपए कमाया तो 20 रुपए हमारे जेब में, हमको दो भैया 20 रुपये, ये होता है टैक्स। ठीक है, मजा आ रहा है बेटू, सेशन को लाइक जरूर कर देना। नाप तौल की समान व्यवस्था, नाप के तौल की, अगर आलू लेने जा रहे तो भैया नापने तौलने की सब व्यवस्था होनी चाहिए। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा साझा भाषा बनाया गया, राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। ठीक है, कुछ भी बातें अगर होंगी तो भैया फ्रेंच भाषा में अगर बोलोगे तभी मानेंगे, वरना तुम्हारे बतिया ना मानब। अब क्या नेपोलियन का शासनकाल, तो जब नेपोलियन फ्रांस में अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र का स्थापना कर दिया। क्या करता है ये भाई ऐसे हैं, पहले तो लुई 16 होता था, राजा होता था, लुई था, लुई को पहले भगाया तो क्या हो गया, क्या हुआ, आपका राजतंत्र आया, सॉरी लोकतंत्र आया, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, लोकतंत्र आया जब, मतलब जब जनता का शासन, जनता जो कहेगी वही होगा। बाद में क्या होता है, जब नेपोलियन राजा बनता है तो लोकतंत्र को हटा के वापस से क्या करता है, राजतंत्र को करता है। चाहे लोकतंत्र मानो चाहे प्रजातंत्र, बात वही है, प्रजातंत्र लोकतंत्र एक ही है, ये वही लिखा है। ठीक है, वापस से क्या करता है, राजतंत्र कर जाता है। क्यों राजतंत्र बनाता है, क्योंकि वो खुद ही राजा था, खुद ही राजा बनना चाहता था, तो यही तो कहेगा भाई वापस से राजतंत्र होगा और किसी की बातें तो नहीं मानी जाएंगी। और जिससे क्या होता है कि लोग जो पुरानी सोच के लोग होते, जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी लोग, वो भैया नेपोलियन का एकदम जम के समर्थन करते, भाई हमारा राजा कितना अच्छा है। अरे ठीक है, अगर कहता रहा वापस से राजतंत्र है तो क्या गलत है, अच्छा तो कर रहे हैं हमारे बारे में, खुशी खुशी लोग इसको राजा मान लेते, भैया राजतंत्र है, कोई फिर लोकतंत्र या ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार के माध्यम बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरदस्ती भर्ती कराना अपने कानून व्यवस्था में स्थापित कर दिया। भैया हमारे जो ये नेपोलियन भैया ने क्या किया था, दूसरे देशों में कब्जा कर लिया और वहां पे सिखाता है कि पहले तो कहता है कि भाई हमने देखो, हम अपने लोगों को वहां पे भेजा, दूसरे देश में भेजा, कहता भाई हमने फ्रांस में क्रांति की है, हमसे सीखो, हमसे सीखो। हमने ऐसे लुई 16 जैसे राजा को रफा दफा कर दिया, तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को फैलाते फैलाते हर देश के कोने कोने पहुंच जाते हैं, पूरे यूरोप के कोने कोने पहुंच जाते हैं। बाद में क्या करता है, उनके कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता है, मतलब अगर किसी को उंगली दोगे पूरा चढ़ बैठेगा, ऐसा आदमी होते हैं, किसी को सर पे ना बैठाना, धीरे देखो किसी गच्चा दे दिया।
बाद में क्या करता है, कब्जा कब्जा करता है और तो उन्हीं के देश में जाके टैक्स लागू कर देता, कर बढ़ा देता है। और वहां कहते हैं भैया तुम जबरदस्ती हमारे सेना में भर्ती हुओ, नहीं चाह रहे पड़ोसी देश मतलब यूरोप के लोग, हम नहीं चाहते हैं, फ्रांस से बाहर के लोग हम नहीं चाहते कि तुम्हारे हम सेना में भर्ती हो, लेकिन नहीं, नेपोलियन भैया ने कहा अब तुमको हमारे यहाँ सेना में भर्ती होना, तो जबरन सेना में भर्ती किया गया। ये कहानी है। अब आता है 1804 में नेपोलियन संहिता। भाई ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, इसको एग्जाम में पूछेगा इसके बारे में। तो भाई 1804 में पूछेगा कब लागू हुआ नेपोलियन संहिता या सिविल कोड या नेपोलियन की संहिता, यही लिखना है। 1804 में लागू किया। इसमें क्या होता है कि किसी का भी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, उसको समाप्त। मान ली भैया अगर तुम राजा के खानदान से हो, अरे दूर के खानदान से हो, तुमको हम ज्यादा अधिकार देंगे ना भैया ना, सब खत्म, सब बराबर, कानून के सामने सब बराबर है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे, ठीक है। तो इसमें ना केवल न्याय की समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया। इसने कहा भैया कोई बात नहीं, आपके पास जो पैसा रुपए कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, आप आराम से यूज करो, आपकी संपत्ति का अधिकार जो है अच्छे से रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित रखो। पहले क्या था कि राजा कहता तुम्हारे पास जो संपत्ति ला हमको दे दो, सब दे दो, लेकिन ये ऐसा बंदा नहीं करता है। इसीलिए धीरे धीरे इसको बेचारे को सब लोगों ने क्या किया, राजतंत्र, मतलब इसको राजतंत्र धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। अब है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। क्या विशेषता भैया, कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, एक ये है। कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया गया। और प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बना दिया। सामंती व्यवस्था का समाप्त करें। सामंती मतलब पैसे रुपए जो है ना, अगर हम सामंत है भैया, पैसे वाले हैं, तुमसे टैक्स ले रहे हैं, ऊपर से हमारे पूर्वज के लोग हैं या हमारी पीढ़ी के लोग हैं, उनको अगर आप चाहते कि स्पेशल फैसिलिटी दी जाए, अरे तुम खूब पढ़ो, खूब लूटे रहो, सब बंद, सब बराबर। कौन कहता है, नेपोलियन ने। और 1804 में जो उसने नियम कानून लागू किए तो उसी की बात कर रही। पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और किसान के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से भी मुक्ति, कि भैया तुम्हारे पास जो जमीन उमीन है, मतलब दुनिया भर की चीजें उसने कुल मिला के माफ कर दिया। अब आता है क्या 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी का मतलब होता है बेटा पुरानी सोच। जैसे अभी हम छोटे कपड़े पहन के चले, भैया यहाँ से स्लीवलेस पहन ले, शॉर्ट्स कपड़े पहन के चले जाए। अब देखो हमारी दादी अम्मा को, नानी को मान लो, नानी या दादी, हमारी मम्मी तो नहीं सोचेंगे, पापा नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये समझते हैं। लेकिन हमारी दादी लोग का थोड़ा सा गैप हो जाए तो नहीं समझ पाएंगे। कहा भैया हमारी पोती या हमारी नातिन, अरे भैया फलानी इसको बोलो ये हाफ पहन के जा रही है, कैसे आधे पैंट पहन के जा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है, क्यों? क्योंकि पुरानी सोच की है, हमारे मम्मी पापा नहीं रोकेंगे। इसी को बोलते रूढ़िवादी, इसी को बोलते हैं। अब क्या है कि 18 से 15 में नेपोलियन की हार के उपरांत अब बेचारा, इसमें क्या होता है, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया वगैरह सब लोग मिलके, तीनों देशों ने इसको मिलकर बेचारे को हरा दिया। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त नेतृत्व किया। लेकिन क्या होता जब ये हार जाता है, दो देश इसको मिलकर धुन देते हैं। जब ये हार जाता है तो फ्रांस की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते भैया तुमने नाक कटा दी, ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। तो क्या किया, इसी के कुत्ते के साथ सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पे इसको भेज दिया। वहां पे जाके बेचारा टुन्न हो जाता, मतलब मर जाता है, बर्फीली एरिया रहता है वो, ठीक है। तो 18 से 15 के नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ आ गया। मतलब जब हार गया, बेचारा हार गया, तो फिर जनता को वापस पुरानी तरफ सोचने लगे, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच रखने लगे। समझ में आया बच्चा? बच्चे सेशन को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी ना करें, सब कुछ कर डालें, कुछ भी बचने ना पाए, लाइक कर डालो, शेयर करो, सब कुछ कर डालो, ठीक है। तो वापस से जब वो हार जाता तो कहते भैया ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए, सब पुरानी सोच की तरफ वापस चले जाते हैं। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना भी चाहते, भैया चाहते हैं कि परिवार भी बना रहे और पारंपरिक संस्था भी बना रहे। अभी क्या होता है, इसके लिए उन्होंने यानी नेपोलियन के समय में जितने भी उसने बदलाव किया था सबको खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया। उस समझौते का नाम है वियना समझौता, जिसको बोलते हैं वियना की संधि। आपसे पूछेगा वियना की संधि क्या है, कब हुआ, दुनिया भर की चीजें। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अभी देखना, कहता है जब वो हार जाता है तो ये होता है कि नेपोलियन ने जो बदलाव किया था उनको भगा और वापस वही सारी चीजें लेके आओ, ये होता है। मजा आ रहा हो तो बच्चे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर डालें।
मजा आ रहा है। चलो अब क्या होता है, जो उन्होंने सोचता कि भैया नेपोलियन की जो चीजें हैं, क्रियाक्रम उन्होंने कर रखा था, अब वापस से बदलाव कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या एक संधि रखी थी जिसको बोलते हैं वियना की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे अगर आप एग्जाम में, ये छूटा बोर्ड के एग्जाम में तो हम पकड़ के मारेंगे सबको। क्या बेटा, 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रसिया यानी रूस और ऑस्ट्रिया, बेटा ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखना, ऑस्ट्रिया लिखना है। ब्रिटेन मतलब वही भैया जब जो हमें अब तक गुलाम बना कर रखे थे नालायक लोग। प्रशा अगर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रसिया आ जाए कोई दिक्कत नहीं, रूस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, रसिया आ जाए कोई दिक्कत नहीं, और ऑस्ट्रेलिया मत लिखना, ऑस्ट्रिया लिखना, ऑस्ट्रिया, लिया नहीं लिखना। तो इन दोनों ने क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया भाई। अब 4 लोग मिलके बेचारे को अकेले धुन देंगे तो हारेगा तो हाई ना। तो क्या हुआ, इन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम है वियना में एक जगह वहां पर इकट्ठा हुए, और उसका जो अध्यक्ष था भाई, एक संधि हुई वियना की संधि, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया में। तो उसका कोई लीडर तो होगा, उस लीडर का नाम रहता है क्या, चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जिसका कथन है, इसका कथन है कि फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा 1 नंबर का है, लपक लो। ये किसका कथन है, ड्यूक मैटरनिक का कथन है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। क्या लिया गया कि पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में वो अपना विस्तार न कर पाए। मान लिया हमारा प्यारा सा फ्रांस है, तो यहाँ पे देश बैठा दिया, ऑस्ट्रिया बैठा दिया, सब जगह उसको चारों तरफ से सब ने घेर लिया, ताकि इतना उसको फ्रांस को छोटा कर दिया, किनारे किनारे नए नए देशों को बैठा के, ताकि फ्रांस भविष्य में फैल ना पाए, विस्तार ना कर पाए, इतना छोटा का छोटा रह पाए। चारों तरफ से इसको घेर रखे थे, ये था इनका। दूसरी चीज क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पता है क्या था, बूर्बो राजवंश, पता है ना, बूर्बो यानी लुई 16 को जानते ना, ये था नेपोलियन का भैया। लुई 16 का कोई भी खानदान राजा वाजा नहीं बनेगा, लेकिन इन नालायकों ने क्या किया, इन्होंने वही किया, लुई 16 के वापस से उनके परिवार वालों को राजा बना दिया, मतलब उसी खानदान से वापस से फ्रांस का राजा बना देता है। ये है कहानी। तीसरी कहानी क्या भैया, तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा जाएगा कि अब कोई लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं होगा, अब होगा राजतंत्र। ये है कहानी। मजा आया तो बच्चे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है, फटाफट सारी चीजें। चलो अब आता बेटा 1815 की विशेषता, यानी वियना की संधि की क्या विशेषता थी। विशेषता ये है कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना, भैया वापस से राजवंश आ गया, अभी लुई 16 के परिवार खानदान वालों को बैठा दिया गया। दूसरी चीज, इनका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में एक नई रूढ़ी व्यवस्था को वापस लाना। कहने का मतलब ये चाहते थे कि वापस रूढ़ीवादी आए। क्यों रूढ़ीवादी, क्योंकि रूढ़ीवादी लोग, पुरानी सोच के लोग अभी भी राजाओं को प्यार करते हैं, अभी भी राजतंत्र ही चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं चाहते। वो चाहते भैया तेल नमक नून रोटी सब्जी प्याज मिले तो रहा है ना, क्या दिक्कत भैया, राजा है, कुछ भी दिक्कत होगा, राजा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। काहे कि हमको नून रोटी चाटने के लिए खाने के लिए दे रहा है, भैया हमको राजा ही चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, रूढ़ीवादी, मतलब कि पुरानी सोच के लोगों को भी हमें, मतलब पुरानी सोच वाला ही व्यक्ति चाहिए, ठीक है। और ये इन्होंने क्या कहा कि फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया, मतलब फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिसको नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था, सबको आजाद कर दिया। और फ्रांस की सीमा विस्तार न कर पाए तो नए राज्यों का स्थापना कर दे, गोल गोल बैठा दे। भैया फ्रांस नन्ना सा पुच्चू भर का बना रहा है, ज्यादा बढ़ ना पाए। मजा आ रहा है बेटा। अब आता है यूरोप की क्रांति, यूरोप में क्रांति। तो यूरोपियन सरकार ने इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांति का जन्म लिया। क्रांतिकारियों के अंदर अंदर बहुत ही खुफिया समाज का निर्माण हुआ। भाई सोचते यार हमारा राजा मारा गया, सेंट हेलेना नामक आइलैंड में भेज दिया गया, और ये जो एमड़ा थेमड़ा बकवास सी चीज हो रही कि हमारा फ्रांस विस्तार नहीं कर पा रहा, हमें इसको हटाना। अंदर ही अंदर इनके मन में खुफिया समाज का निर्माण हो गया, हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवाद को बढ़ाना, अंदर ही अंदर कि भैया देश से प्यार करो, राजा से प्यार ना करो। ये अंदर अंदर यूरोप की क्रांतिकारी की भावना थी। और तो और वियना संधि का विरोध करना कि हमें जो ये वियना संधि में फ्रांस को आगे ना बढ़ने का, चारों तरफ से नए नए राज्य को बैठा देना, वापस से लुई 16 को बढ़ा देना हमें नहीं चाहिए, उसका इन लोगों ने विरोध किया। ये चीजें स्वतंत्रता के लिए लड़ना, जो नेपोलियन ने सारी चीजें करके रखे थे, वापस इनको लाना और हम स्वतंत्र है भाई,
हम जो कहेंगे वो होगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इन क्रांतिकारी ने किया। कहा लेकिन खुफिया समाज का निर्माण होता है इसमें। बात समझ में आ गई? चलो अब आता है गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। वहां भी फ्रांस में गणतंत्र के बाद क्या बदलाव आता है कि 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार हो गया। आप सब अधिकार देंगे। सभी नागरिकों के काम का अधिकार की गारंटी दी जाएगी। रोजगार उपलब्ध कराने और कारखाने उपलब्ध कराए जाएंगे या कराए गए, और इन सभी में धीरे धीरे गरीबी बेरोजगारी भी कम होने लगी। नारीवाद, स्त्री का मतलब होता है पुरुष को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को भी अधिकार, सब कुछ महिलाओं के भी हक में होगा। ये सारी चीजें हुई कब? गणतंत्र के बाद, मतलब पूरा रायता फैलने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद। ये विचारधारा बच्चा, अब क्या होता है विचारधारा का मतलब कि क्रांति हुई फ्रांस में, अब होता है बेटा इटली जर्मनी सब कहाँ है? सब आपका कहाँ? फ्रांस, यूरोप महाद्वीप में है। क्या होता है कि रायता फैलता है फ्रांस में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है भाई, इटली के लोग भी जागरूक होते हैं, धीरे धीरे जर्मनी के लोग जागरूक होते हैं कि अरे वाह वहां पर गणतंत्र हो गया, हमें भी क्या, जो हमारे कब्जा किया वाला देश इनको भी भगाना, हमें भी स्वतंत्र होना है। हाँ, ये सारी चीजें, मतलब राष्ट्रवाद की भावना आता है कि मतलब देश पहले, राजा वाजा भाड़ में जाए, देश पहले, ये होता। तभी मैटर नहीं बोलता है कि जब फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम का हो जाता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधा लपक लो, 1 नंबर का है। अब आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये भी पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में यही से पूछेगा बेटा, तो पूछेगा, क्या कहेगा? जर्मनी का एकीकरण। तो 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। अब आपके दिमाग में आता है मैम एकीकरण का मतलब क्या होता? बेटा एकीकरण का मतलब होता एक करना, क्योंकि जर्मनी ने टुकड़ों में बटे थे, कोई इधर कब्जा कोई उधर कब्जा था, तो ये सब हटाना है हमें, पूरा जर्मनी को एक करना, मिला के एक करना है। टुकड़ों में जो बटा वैसा नहीं होना, ठीक है? क्या है? क्योंकि राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। भैया क्या होता है, राजशाही जो वहां का राजा था और फौज की ताकत ने कभी भी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दिया। बस थोड़ा सा और बेटा खत्म होने वाला, परेशान ना हो। अब क्या, उसके बाद प्रसा, अगर यहाँ पे प्रसिया भी आ जाए बेटा तो गलत नहीं है, वही है प्रसिया, रसिया, तो प्रसिया है, रसिया नहीं, रसिया मतलब रूस। तो प्रसा ने ये भार अपने ऊपर ले लिया कि भैया मैं तो इटली का एकीकरण अब करके रहूंगा, जो करना कर, मैं इटली का एकीकरण करूंगा, मैं नहीं मतलब प्रसा के लोग, ठीक है? तो उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री कौन था भैया? ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि जनक माने जाते हैं। बेटी 1 नंबर का लपक लो, सीधा पकड़ लो 1 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, पूछेगा, ले ले इसको बेटा। अब क्या, प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है? कौन किया? प्रसा ने। 7 वर्ष के दौरान इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि 7 वर्ष के दौरान 7 साल के मतलब लड़ाई किया, जिसमें ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क और फ्रांस, 3 युद्ध में फ्रांस की जीत होती है। भैया इन तीनों युद्ध के बाद फ्रांस की जीत होती है और धीरे से क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मतलब 7 साल इन देशों से झगड़ा किया, इन देश से ये झगड़ा किया गया है, बाद में एकीकरण होता है। तो 1871 में बेटा कहीं अगर केसर विलियम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर काइजर भी आ जाए, काइजर विलियम, तो भी कोई दिक्कत नहीं, काइजर विलियम कोई दिक्कत, वही है काइजर विलियम, ये बात एक ही है, ठीक है? प्रथम को नए साम्राज्य, और हाँ ये पूरा नाम है, ये फर्स्ट प्रथम की बात है, प्रथम। एक चीज को और ध्यान देना, जब आपके, चलो अच्छा पहले ये पढ़ लो फिर बताते, अभी जर्मनी के एकीकरण को पढ़ा देते। इटली का एकीकरण आता है तो उनका नाम है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, वहां पे द्वितीय मारना और जर्मनी वाले में प्रथम मारना, ये ध्यान देना बेटा। फिर से सुनो, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जब द्वितीय की बात करें तो इटली का है, राजा बना दिया गया, लेकिन यहाँ पे काइजर विलियम प्रथम जो जर्मनी का है, इसको राजा बनाया गया। प्रथम द्वितीय में बहुत बच्चे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, तो अब गड़बड़ाना नहीं, ठीक है? तो क्या है, नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया, मतलब काइजर विलियम को कहा भैया अब तुम यहाँ के राजा बनोगे, कोई और नहीं, तुम ही राजा बनोगे। और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रसा का महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। क्यों किया गया भैया? आप ही ने तो हमारे देश में मतलब ताकत दिखाई और हमारा देश एकीकरण हो गया। और
नए जर्मन राज्य में मुद्रा, अब नया जो जर्मन राज्य आया भैया, मुद्रा ने पैसा, बैंक, न्यायिक व्यवस्था सबका आधुनिकीकरण हो गया कि भैया अब बैंक भी होगा, पैसा भी होगा, मुद्रा भी होगा, सारी चीजें को अब अच्छे तरीके से बदलाव किया जाएगा। ये हुआ सी कहानी। अब आता है आपका इटली का एकीकरण। भैया जैसे आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे था, वैसे ही अब इटली का एकीकरण होना है। चलो, इटली का एकीकरण होना है। तो बेटा इटली भी 7 राज्यों में बटा था, मतलब बतासे की तरह बेचारा 7 टुकड़ों में बटा था। अब वहां पर क्या है, ये है इधर भी कब्जा किए, इधर भी कब्जा, इधर भी कब्जा, बेचारों को इतना कब्जा कर रखे थे ये भविष्य में कभी वो विस्तार ही ना कर पाए। ये भी कहाँ, यूरोप में ये भी है। कहाँ बेटा, यूरोप में। ये भी बेटा आपकी यूरोप में ही है। ये देखो अब क्या होता है, 1830 के दशक में बेटा जियोसेपे मेसनी, आप ध्यान देना, जर्मनी का एकीकरण किसी और ने किया, इटली का एकीकरण कोई और करता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यही होता है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है। तो जियोसेपे मेसनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें से 1830 एवं 1848 48 के क्रांतिकारी का विद्रोह असफल हो गया। पहले क्या करते हैं कि ला भैया अब पड़ोसी देशों से लड़ाई करें, तो 1830 और 48 के बीच में ये विद्रोह असफल हो जाता है। ठीक है, तो 1859 में फ्रांस में सर्डिनिया और पिडमोंट, इसमें देखो हम आपको बताते हैं, हम मैप आज मैं भूल गई जल्दी में। देखो बेटा जो जैसे जर्मनी है ना, मान लो जर्मनी है, ऊपर साइड में और नीचे साइड में जहाँ जिसका नाम है पिडमोंट और सर्डिनिया, इन 2 जगह पे राजा, जो असली राजा था जिसका नाम था विक्टर इमानुएल द्वितीय, खाली इन दोनों जगह पे शासन करता था। बाकी पूरा का पूरा इटली कब्जे में था। कोई स्पेन कब्जा कर रखा था, कहीं ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा, सब कब्जा करके रखे थे। ठीक है, तो खाली सर्डिनिया और पिडमोंट वाले एरिया में ही राजा विक्टर द्वितीय, जो असली राजा इटली का राजा, तो बस वही शासन करता था। इन्होंने क्या किया कि फ्रांस ऑफ पिडमोंट ने एक चतुर, बेटा ये पिडमोंट में है, पिडमोंट में एक जगह का नाम है, चतुर कूटनीति संधि अपनाई, जिसके माध्यम से भैया ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया, क्योंकि उत्तर साइड में, ऊपर साइड में ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था, ताकि इटली कभी भविष्य में विस्तार न कर पाए। ये हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया। अब क्या 1861 में इमानुएल द्वितीय, याद पूरा नाम लिखना, इसके आगे का नाम है विक्टर, अगर ये नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, तो विक्टर इमानुएल द्वितीय पूरा नाम को एकीकृत राजा, इटली का राजा घोषित कर दिया गया कि अब भैया इटली के जो राजा हैं वो हो तुम। ये है कहानी। अब आता है जियोसेपे मेसनी, बहुत थोड़ा सा, बस खत्म। देखो 3 और बचा। अब आता है क्या, जियोसेपे मेसनी। अब इनका भी देखो क्या भूमिका योगदान है। इनका जन्म 1807 में कहाँ होता है, जेनोवा में हुआ होता है इनका जन्म। और ये क्या है, कुछ समय तक ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए, और 24 साल के जब ये हो गए तो इन्होंने लिगुरिया, वहां पर एक जगह है लिगुरिया में, क्रांति फैलाने के लिए इनको 1831 में देश से बाहर निकाल दिया। कहा क्योंकि ये इटली में रहकर, इटली में लिगुरिया नाम की एक जगह है, वहां पर कहते हैं देश पहले, राजा बाहर में जाए, राजा आते जाते देश पहले, वहां के लोग को जागरूक कर रहे थे। तो क्या होता, 24 साल की उम्र में 1831 के दशक में बेचारे को देशद्रोही का नाम करार किया गया और इनको देश से बाहर निकाल दिया गया। तत्पश्चात इन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों का स्थापना किया गया। पहला था मार्से में यंग इटली, और दूसरा था बर्न, ठीक है, जो कि यंग यूरो। अब देखो इटली में क्या था, इन्होंने जियोसेपे मेसनी ने क्या किया था, पहला मार्से था, मार्से इटली में एक जगह है मार्से, दूसरा क्या है बर्न या बर्ने भी लिखा रहता। एक जगह क्या था, यंग इटली और यंग यूरोप का, यंग इटली यहाँ लिख दे बेटा, यंग इटली, और बर्ने में या बर्न में क्या है, यंग यूरोप का संगठन बनाया। इस संगठन के दौरान कहा जाता था कि देश पहले, राजा वाजा आते जाते, राजा से कोई प्यार नहीं करेगा। इसी संगठन में ये कार्बोनारी का एक सदस्य बना था, उसी में ये सारी चीजें घटना घटी।
इस संगठन में बताते देश पहले राजा वजह से प्यार कोई नहीं करेगा। तो मेसनी द्वारा राजतंत्र का जोर देने के विरोध में बेचारे को उसको प्रजातांत्रिक सपनों के रूढ़िवादी के नाम से मतलब मन से क्या मेसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों से रूढ़िवादियों के मन में डर बस गया। ये कहता है कि भैया अब होगा राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र होगा। तो जो पुरानी सोच के लोग हैं रूढ़िवादी के लोग डर जाते हैं, भैया कितना खतरनाक सोच रखता है कि भैया मैं टॉप करूंगा, है ना। तो जो हमारे लूजर लोग हैं, पड़ोसी के दुश्मन लोग हैं, दुश्मन क्या पड़ोसी के लोग जो चाहते तुम टॉप ना करो, वो तो मन में यही सोचे भाई इतना पढ़ता है और कहीं टॉप ना कर जाए, और तुम्हें करना है टॉप। ठीक है, सबकी बोलती बंद कर देनी, जो तुम्हारे जो तुम्हारी बुराई करते थे ना, गलत बोलते थे। तो अब क्या है, जो मैटरनिक था ना, हमने आपको बताया था ना, ड्यूक मैटरनिक बोलता है जब फ्रांस छींकता है तो इटली का, अरे फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। तो ये भैया क्या है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था भाई साहब, यही नालायक था, जो कि क्या था, चांसलर था। कहाँ का था, कमेंट बॉक्स में बताएं। काउंट कैमिलो दे कावूर इनका बेचारे का पूरा नाम है, काउंट कैमिलो दे कावूर, या तो काउंट कावूर के भी नाम से आ जाएगा, तो परेशान ना होना। तो सर्डिनिया और पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। ठीक है, मतलब दो जगह था सर्डिनिया और पिडमोंट में, तो वहां का ये प्रमुख मंत्री था उस देश का। तो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इसने नेतृत्व किया। भाई कह रहे थे कि इटली एक हो जाए ना, तो नेतृत्व किया इसने। हालांकि वह स्वयं ना तो कोई क्रांतिकारी था, ना तो जनतंत्र में विश्वास करता था, ना तो भैया कहता था हाँ क्रांतिकारी हमारा राजा जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, ऐसा वाला नहीं था। ना तो प्रजातंत्र में विश्वास करता था। कब हमारे पीठ पे जनतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, ये भी जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था। कब हमारे पीठ में छुरा भोंक दे लोग, किसी में विश्वास नहीं करता था। फ्रांस के साथ साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया गया था और इटली के एकीकरण का संभव हो पाया। इसको आपको पढ़ना है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सरल भाषा में लिखा है, ये आपको रटना पड़ेगा। अब आता है सबसे लास्ट है कि जियोसेपी गैरिबाल्डी। जियोसेपी गैरिबाल्डी में वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, एक नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। भूलना और भूल जाना, पहली लाइन इसको याद कर लो तो कोई बात नहीं, तो भूल गए तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। क्या था, 1860 में वे दक्षिण इटली और सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। ठीक है, सुनो पहले, 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों, मतलब ये भैया सिसिलियों एक जगह है, सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर जाता, घुस जाता है, और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन लिया कि भैया स्पेन की जो राजा है ना, मतलब इटली का दक्षिण वाला जो भाग है ना, उसमें स्पेन के लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो जब क्या हुआ, इसने भाई साहब में इटली गैरिबाल्डी जी थे, पेशे से नाविक थे, ध्यान देना बेटा, पेशे से नाविक थे। बोर्ड के एग्जाम में भी पूछेगा कि गैरिबाल्डी क्या थे, तो पेशे से नाविक थे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा। नाविक मतलब था नाव चलाने वाला। तो ये क्या थे भैया, स्पेन के, भाई है तो इटली, तो ये तो स्पेन के लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वहाँ के किसान के अंदर अभी भी प्यार है कि हमारा राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय है, बट हम फंस गए यहाँ पे, कब्जे में हैं। तो बेचारों को समर्थन मिला गया, ठीक है हम भी तुम्हारे साथ, स्पेन को भगाओ, सब ने समर्थन दिया और सफल भी हो जाते हैं। और उसने दक्षिण इटली में सिसिली का राजा, इसने क्या किया, उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी, और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। कहने का मतलब जब वहाँ के स्पेन से लड़ाई झगड़ा किया, जब वो हार गए स्पेन, फिर बाद में कहा कि भैया आज के बाद तो वापस से पूरे के पूरे इटली के राजा हो गए। ध्यान अब आपको देना है कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम में देखिए जर्मनी का अगर है, जर्मनी में किसको राजा बनाया गया, तो काइजर या केसर विलियम प्रथम को, लेकिन अगर आ जाए विक्टर द्वितीय इमैनुअल द्वितीय, ये ध्यान देना इसका द्वितीय है, इसका रखना ये इटली का है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का मिक्स करते फिर हौच पौच हो जाता है, गड़बड़ा जाते हैं। तो ये रही क्लास बच्चे आपकी इटली के एकीकरण का। तो कहीं कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन कुछ भी नहीं आएगा। इससे बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताएं, और एक आध क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने पूछा भैया गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे,
अरे 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 अरे, अब बताओ गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, फिर मुझे पता चले कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। हम सब बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ते हैं, तो वही पता चलता है ना कि कौन आप पढ़ रहा है कौन नहीं। अगर हम पूछें जियोसेपी मेसनी जी के मतलब उन्होंने 2 संगठन को बनाया, संगठन का नाम बताइए जिसका नाम है, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, 2 क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि जर्मनी का जब एकीकरण होता है, 2 पूछेंगे बेटा, जर्मनी का जब एकीकरण होता है तो राजा कौन होता है? नाम लिख देते हैं। ये आपका है बेटू होमवर्क। जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का राजा के बाद राजा किसे बनाया गया, किसे घोषित किया गया? 2 क्वेश्चन, चलो एक ये है और दूसरा क्वेश्चन इटली के एकीकरण। दूसरी बात, इटली का राजा किसे घोषित किया गया, ये आप बताएंगे। ठीक है बेटू, घोषित किया गया, चलो ये आप बताएंगे। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, दमदार क्लास में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपना टारगेट 95 प्लस का होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में आपको झंडा गाड़ के आना है। और दूसरी चीज बच्चे, ये आप मत भूलिएगा, ये मैं लिख दे रही हूँ, क्या लाइक करें, शेयर करें और कमेंट आप जरूर करके बताएं। तो बच्चा आप जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।